हेलो एवरीवन। तो आज हम वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल 26 जून 2022 को आप लोगों का पेपर टू था। पेपर टू का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, आई सी ए फाउंडेशन के लिए, है ना। कल एग्ज़ाम था। तो आज मैं कल ही एक्चुअली ये वीडियो लेकर के आने वाला था, लेकिन कल क्या था, मैं घर पे था ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो आज हम लोग लेकर के आए हमारा पेपर टू का सी ए फाउंडेशन का, जो 26 जून को है, उसका क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस विद आंसर्स। इसमें आपको पता है कि दो पार्ट होते हैं, लॉ होता है और बीसीआर होता है। और आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे मैंने बीसीआर ही पढ़ाया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ बीसीआर वाला ही पोर्शन कवर करेंगे, लॉ वाला पोर्शन मैं कवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये 26 जून वाले 2022 वाले हमारे क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करते हैं, इस बार शुरू करते हैं। तो ये दे रखा है सेक्शन बी 40 मार्क्स का, जिसमें आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंपलसरी है। उसके बाद बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, इनमें से आपको कोई से भी एनी 3 करने होते हैं। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है, उसका जो फर्स्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है, जिसमें आपको रीड करना होता है पैसेज को और आंसर्स का जवाब देना होता है। ठीक। अब क्योंकि मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास कल ही आ गया था, तो मैंने ये ऑलरेडी पैसेज जो है पढ़ा हुआ है, तो मैं इस पैसेज को अभी रीडिंग नहीं करूंगा। आप लोगों को ये अगर आपको चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको आराम से ये क्वेश्चन पेपर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो ये दे रखे हैं क्वेश्चंस, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्वेश्चंस पढ़ के मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताता हुआ चला जाता हूँ। इस बार आपको एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे। पहला बोला हुआ है व्हाट हैज क्रिएटेड अ फैंसी वर्ल्ड अराउंड अस। दूसरा बोला है व्हाट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा बोला है व्हाट हैपेंस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज कट ऑफ इन द मॉडर्न डे सिटी। चौथा बोला है व्हाई टाइडल पावर हैज लिमिटेशन। और पांचवा बोला हुआ है राइट वन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो क्योंकि मैं नीचे से ऊपर होता हुआ चला जाऊंगा, तो यहाँ पर आपको सारे आंसर मैं यहीं से बताता हुआ जाता हूँ। सबसे पहले हम लास्ट वाले का आंसर देखते हैं। तो देखोगे ना अगर आप, तो लास्ट वाले का आंसर यहीं दे रखा है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन का दे रखा है वन मेरिट और डिमेरिट। ये देखो यहाँ पर दे रखा है एटॉमिक एनर्जी जो है वो क्या है, बेस्ट पॉल्यूशन फ्री है। तो मेरिट क्या हो गया कि इट इज अ पॉल्यूशन फ्री। पर ये क्या है, ये ट्रिकी प्रॉब्लम है इसका कि एटॉमिक वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए। तो डिस्पोजल ऑफ एटॉमिक वेस्ट जो है वो एक क्या है, इसका डिमेरिट है। अभी इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कि हाइडल पावर की क्या लिमिटेशन है। तो ये देखो यहीं पे दे रखा है हाइडल पावर हैज लिमिटेशन एज नो न्यू रिवर्स कैन बी क्रिएटेड। तो यही हाइडल पावर की प्रॉब्लम है कि नो न्यू रिवर्स कैन बी क्रिएटेड। देन हमें बोला हुआ था कि अगर एक दिन के लिए लाइट कट जाती है तो क्या होगा। तो यहां पर इसका दे रखा है कि the electricity has penetrated in our lives to such an extent that if it is cut off for some time the life comes to a stand still, यानी पूरी लाइफ रुक जाएगी लोगों की। ठीक है, ये आपका थर्ड वाले का आंसर हो गया। इसमें बोला हुआ है कौन सा पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। तो यहां पर 2-3 बार बोला हुआ है, देखो यहां पर आपको दिखा देता हूं। अब पुश बाई अ फिंगर, ह्यूमन फिंगर। तो इसका मतलब आपको क्या बोला हुआ है कि ह्यूमन फिंगर वो बॉडी पार्ट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। और जो फर्स्ट वाला था कि कौन सी चीज है जिसने हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाया है, तो इलेक्ट्रिक पावर है जिसने ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है एक अमेजिंग एक्सपीरियंस में, जिसमें हमारे पास कन्वीनियंस है, लग्जरी है, कंफर्ट है और ईज है। और इसी के साथ आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। बहुत ही ईजी पोर्शन था। ठीक है, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको नोट मेकिंग करनी है और साथ साथ समरी लिखनी है। तो मैं अभी नोट मेकिंग और समरी नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नोट मेकिंग और समरी करके दिखा दूं तो मेरे को बता देना आप कमेंट बॉक्स में, मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे 5 से 10 मिनट लग जाएंगे अलग से पूरा बताने में। ठीक है, तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, आप लोग खुद से भी ट्राई करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से बना दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी नोट मेकिंग तो सबकी अलग अलग ही बनती है, काफ़ी बढ़ा दिया था इन्होंने। ठीक है, तो 3 नंबर का वही नोट मेकिंग आएगी और 2 नंबर की समरी जो होता है हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो था, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा दिया हुआ था कि अ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम्ड पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड
मेथोडिकल, वेयर एज अ स्लोपी और शैबी पर्सन फेल्स टू मेक ए फेवरेबल इंप्रेशन, डिस्कस। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो जहां पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक पॉइंट आता है अपीयरेंस, ठीक है। ये उसी के अंदर लिखा हुआ आईसीआई की बुक के अंदर की लाइन है, पूरी की पूरी इन्होंने उठा करके दी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि एक अपीयरेंस जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर इंसान दिखने में अच्छा होगा तो हम उसके साथ काम करना चाहेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छे से होगा। पर अगर कोई इंसान स्लॉपी है, शैबी है, तो उसका इंप्रेशन जो है ज्यादा अच्छा नहीं बनता है, बिकॉज हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं कि डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर अपीयरेंस का यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्लियर? तो इसलिए अपीयरेंस वाला जो पॉइंट है वो आपको डिस्कस करना था यहाँ पे। देन यहाँ पे बी पार्ट है, उसमें बोला हुआ है कि कौन सा वर्ड है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है गिवन वर्ड को। तो जर्मेन, जर्मेन होता है जो चीज जरूरी हो, जिसका कोई मतलब हो, ठीक है। जर्मेन का मतलब होता है जो चीज जरूरी हो या जिसका कोई मतलब हो। तो यानी कि अगर कोई चीज रेलेवेंट है, जरूरी है, कोई मतलब है उसका, तो ये जर्मेन का जो होता है वो करेक्ट होता है रेलेवेंट, ठीक है। देन अगेन दे रखा है कि सुटेबल एंटोनिम्स बताओ। एंटोनिम, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो फेडेलिटी जो होता है बेसिकली इसका मतलब होता है किसी के प्रति आस्था, ठीक है। तो अगर हमसे सिनोनिम पूछते तो हम डिवोशन बोल देते, थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अगर हमसे बोलते कि आप सिनोनिम बताओ तो हम डिवोशन कर देते, पर क्योंकि इसमें बोला है एंटोनिम, तो यानी कि जो चीज नहीं होती, अब डिवोशन, कमिटमेंट, एम्बिशियस, ये सारे एक साथ जुड़े हुए हो गए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनकॉन्स्टेंसी। इसका मतलब होता है कि लैक ऑफ डिवोशन, लैक ऑफ डिवोशन, ठीक है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा इनकॉन्स्टेंसी। क्लियर? फिर बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन, इस बार थोड़ा अलग टाइप का इन्होंने दिया कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। अब देखो क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो इसीलिए इसका क्या बन जाएगा, जेनिफर आस्क्ड मी, ठीक है। यहां पर हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हम लोग या तो इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर वो तब लगाते हैं जब यहां पर क्या हो, कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ना हो। यहाँ पे हमें डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड दे रखा तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे। जेनिफर आस्क्ड मी व्हाई, ठीक। और आप लोगों को पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है और सब्जेक्ट पहले आता है ना। तो ये जो यू है ये किस में चेंज हो जाएगा, मी की वजह से किस में चेंज हो जाएगा, सन वाला रूल लेंगे, एस ओ एन, क्योंकि मी क्या है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो वाई आई डोंट चेंज हो जाएगा डिडंट में, और उसके बाद सारा सेम। तो जेनिफर आस्क्ड मी व्हाई आई डिडंट गो अवे फॉर ए फ्यू डेज, सिंपल ये बनेगा। और इंटेरोगेटिव का निशान नहीं आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं रहा, अब सब्जेक्ट पहले आ गया है और हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो इसीलिए यहां फुल स्टॉप लगेगा। क्लियर? सिंपल था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद ये अगेन प्रेसी वाला, तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्रेसी बनाना है, इसमें भी आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं, हम लोगों ने प्रेसी पूरी पढ़ी हुई है। बट अगेन अगर आपको चाहिए कि मैं नोट मेकिंग और ये प्रेसी का करवा दूं तो मेरे को आप कमेंट करके बता दें, ये 2 बड़े पोर्शन है, मैं इनके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। देन अगेन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला हुआ है डिफाइन चेन नेटवर्क इन कम्युनिकेशन। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। चेन नेटवर्क पहले क्या होती है कि ये लार्ज एंटरप्राइजेस, लार्ज कंपनीज में यूज होती है। इसमें क्या होता है, हायरार्की को फॉलो किया जाता है। इसमें क्या होता है, सीनियर टू जूनियर का हायरार्की होता है। ये ये टाइम टेक करती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। और इसमें मैसेज मे नॉट बी क्लियर होता है, मे नॉट बी क्लियर। सिंपल है, 2 मार्क्स में इतना सही लिखना था, इसी चीज को बना के लिख देना था आराम से। तो चेन नेटवर्क क्या है, चेन नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है लार्ज कंपनीज में। इसमें हायरार्की को फॉलो किया जाता है, ये एक टाइम कंज्यूमिंग नेटवर्क है, और इसमें मैसेज पॉसिबल है कि ना क्लियर हो, मैसेज में नॉट बी क्लियर, ठीक। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि टेक्नोलॉजिकल बैरियर कैसे अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को। तो ये डायरेक्ट ही सवाल पूछा हुआ है, आईसीएआई के बुक से डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है। होता क्या है कि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, रुक जाओ थोड़ा सही से लिख देता हूँ, वैसे ही कौन सी मेरी राइटिंग अच्छी है पर फिर भी,
जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है वो पूरी तरह से क्या है, डिजिटल है, ठीक है। अब मॉडर्न वर्ल्ड डिजिटल है तो इसमें क्या होगी, टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी क्या होती है, हर रोज अपडेट होती है, अपडेट होती है, ग्रो करती है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो लैक करता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है जिसका टेक्नोलॉजी में, उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। अब किसी इंसान को मेल भेजना नहीं आता है, किसी इंसान को कहते हैं पीडीएफ बनानी नहीं आती है, किसी इंसान को ये पीपीटी क्रिएट करनी नहीं आती है, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ, अगर किसी इंसान को इस तरीके से रिकॉर्ड करना नहीं आता है तो उसके लिए क्या है, वो कम्युनिकेट नहीं कर, उसे भले पूरे सवालों का आंसर आता हो पर वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो यही है टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। चलो, इसका जो बी पार्ट है उसे बोला हुआ है विच वर्ड एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम पूछा हुआ है। स्लगर्ड, स्लगर्ड देखो वो होता है जो आलसी होता है, सीधा सीधा लेजी होगा इसका, बात ही खत्म। स्लगर्ड का होता है आलसी, ये पहले भी पूछा गया है वैसे तो। देन आता है हमारा सेकंड, बोला है विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो टर्बुलेंस क्या होता है, आप लोगों ने ये प्लेन में सुना होगा कि हवाई जहाज में टर्बुलेंस हो रही है, प्लेन में टर्बुलेंस हो रहा है ड्यू टू टर्बुलेंस, यानी कि जब उठापटक हो रही है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो, हिलना डुलना हो, तो टर्बुलेंस में हिलना डुलना होगा। तो इसका मतलब स्टिलनेस तो नहीं हो सकता, कामनेस भी नहीं हो सकता, रिपोज का मतलब होता है आराम से सोना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एजिटेशन। क्लियर। अब इस दोबारा से एक क्वेश्चन दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच का, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफी अच्छा लगा। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें मे गॉड आ गया ना, तो इसमें हो जाएगा मदर विश्ड, या प्रेड लगा सकते हो, विश्ड हर डॉटर दैट गॉड, मे का क्या हो जाता है, माइट, तो गॉड माइट ग्रांट हर सक्सेस इन हर एग्जामिनेशन। ठीक है, दोबारा पढ़ दे रहा हूं, मुझे मालूम है राइटिंग खराब है, तो ये हो जाएगा मदर विश्ड या प्रेड हर डॉटर दैट गॉड माइट ग्रांट हर सक्सेस इन हर एग्जामिनेशन। बात खत्म, सिंपल 1 मार्क का था। थोड़ा सा दिमाग लगा रहा था, ये विश्ड वाला आ गया, अभी तक इन्होंने कभी दिया नहीं था विश्ड वाला, लेकिन इस बार दिया है, तो अच्छा क्वेश्चन था। देन सी वाला है, सी वाला तो बहुत ही आसान होगा बच्चों के लिए, क्योंकि नॉर्मल कंप्लेन लेटर लिखना ये तो 11th-12th क्लास से करते हुए आ रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लेटर के ऊपर, वैसे तो मैंने पूरा एंटायर कोर्स ही डाल रखा है, पर मैंने लेटर के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो मैं उसका जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ है ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अंडर द सोल कंट्रोल ऑफ इमोशन और डेलिब्रेशन बट द रिजल्ट फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू प्रोसेस। क्या है ये, क्या है ये, आप लोगों को आएगा कि एक इमोशन जो होता है, इमोशंस जो होते हैं वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ये, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, और साथ ही साथ ये क्या है, ये एक बैरियर है, इमोशन बैरियर भी है। आपको हमेशा ये, आप सिर्फ बोलते नहीं हो, आपको ये ध्यान रखना होता है आपको कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो उसका इमोशन लेवल क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, आपका कहते हैं इमोशन कैसा है, आप जब बात कर रहे हो तो आपकी कंडीशन कैसी है बात करते वक्त, जिससे बात कर रहे हो उसकी कंडीशन क्या है बात करते वक्त। तो इन सबको मिला करके ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है जब आप इन बातों का ध्यान रखते हो। आपको सिर्फ किसी से बात नहीं करनी है बल्कि उसकी कंडीशन के बारे में भी ध्यान रखना है। ये था इस पॉइंट के अंदर और इसको ऐसे एक्सप्लेन करना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे डायरेक्ट ही आईसीएआई के इस बार क्या किया हुआ है, पॉइंट के बीच के क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीधा सीधा एक्सप्लेनेशन को उठा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। देन बी में पहला है चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। क्या बोला हुआ है, आई रेन द ऑब्स्टिकल इन द रिकॉर्ड टाइम, ये बुक के अंदर भी है क्वेश्चन, तो वहीं से दे रखा है। क्या हो जाएगा, द ऑब्स्टेकल, रैन है सेकेंड फॉर्म है तो वॉज, रन रेन रैन होता है, रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, सिंपल, खत्म। ओके, देन सेकंड दे रखा है, इसमें भी पैसिव, इसमें पैसिव दे रखा है, इसमें एक्टिव को चेंज करना है, यानी पैसिव से एक्टिव पे लाना है। ठीक है, मनी वॉज जेनरसली डोनेटेड टू द होमलेस शेल्टर बाय लैरी,
तो इसका जो होगा, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे लिख सकूँ। इसका होगा लैरी, ठीक है। वॉज जेनरसली डोनेटेड है, तो वॉज दे रखा है तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म होगा, तो लैरी जेनरसली, ROUSLY, जेनरसली डोनेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी डोनेटेड ही होगी, डोनेटेड द मनी टू द होमलेस शेल्टर, ठीक है, सिंपल, ओके। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच का, तो इस बार इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन से 3 क्वेश्चन है और वॉइस से 2 क्वेश्चन है अभी तक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बोला हुआ है, द स्टूडेंट सेड टू देयर टीचर प्लीज अलाउ अस टू वॉच द क्रिकेट मैच, तो इसका क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देयर टीचर टू अलाउ देम, अस जो होगा वो किससे चेंज हो जाएगा, देम में, टू अलाउ देम टू वॉच द क्रिकेट मैच। इस बार इन लोगों ने नरेशन में एक चीज बड़ी अच्छी की, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं डाले हैं, ये जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते थे, उन पे ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने, उस पे ज्यादा फोकस किया इन्होंने, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव के ज्यादा क्वेश्चन दिए इन्होंने, है ना, सिंपल वाले नहीं दिए। खैर ये भी इजी था, कोई इतना कोई खास नहीं था। उसके बाद सी पार्ट है, बोला है करप्शन हैज बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे, इट हैज एंटर्ड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, राइट देन आर्टिकल, तो आर्टिकल लिखना है, यू नो आर्टिकल कैसे लिखना है, द रोल ऑफ यूथ इन कॉम्बैटिंग करप्शन, तो सबसे पहले व्हाट इज करप्शन बता दोगे, व्हाट इज करप्शन, फिर हाउ मच डीप यानी आज इसका इम्पैक्ट क्या है, फिर उसके बाद यूथ क्या कर सकता है, यूथ किस तरीके से कर सकता है, रोल ऑफ यूथ क्या होगा कॉम्बैटिंग करप्शन में, एजुकेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूथ को कैसे सपोर्ट कर सकता है, सोसाइटी कैसे सॉल्व कर सकती है। बस ये 5 पॉइंट उठाने थे और लिख देना है इसका, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, करप्शन होता क्या है सबसे पहले तो ये, देन करप्शन का आज का इंपैक्ट क्या है, ठीक, फिर यूथ और करप्शन, यूथ को करप्शन की वजह से क्या क्या नुकसान है और यूथ कैसे हेल्प कर सकता है करप्शन को कॉम्बैट करने में, ठीक है, हमें उन्हें क्या क्या सिखाना चाहिए, इसमें उनकी सोसाइटी कैसे हेल्प कर सकती है और गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकती है। 5 पॉइंट, बात खत्म। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें बोला हुआ है अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी अदरवाइज इट विल बिकेम अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अगेन क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है, कल्चरल बैरियर के बारे में बात कर रखी है। देखो क्या होता है कि हमारा जो आज का वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइजेशन का है, क्या है, ग्लोबलाइजेशन का। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहे हो और हर कंट्री का कल्चर जो होता है एक दूसरे से अलग होता है, तो अगर आप सेम प्रोडक्ट प्लेसमेंट करते हो हर मार्केट में तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको वहां के कल्चरल एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, तभी आप उनसे बात कर सकते हो, तभी उनके बारे में आप जान सकते हो। सो आज के डेट में जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है, कल्चरल एस्पेक्ट्स की नॉलेज होना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर आप कल्चरल एस्पेक्ट की नॉलेज नहीं रखते हो तो ये एक बैरियर हो जाएगा कम्युनिकेशन का, सिंपल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हमें दे रखा है ये कि ईडियम और फ्रेजेस दे रखे हैं, कहा कि इसका मतलब बताओ, तो इसे बोला हुआ है इन द पिंक ऑफ हेल्थ। देखो ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब इन द पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक कलर अच्छे के लिए माना जाता है तो बेस्ट ऑफ हेल्थ, बात खत्म, ठीक है। पिंक का मतलब ही होता है तो बड़ा गुलाबी गुलाबी से हो रहे हो, गुलाबी कब होता है इंसान जब वो हेल्दी होता है, शर्मा रहा होता है, हेल्दी होता है, तो बेस्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, तो अचानक से है तो अनएक्सपेक्टेडली, सिंपल सा है। देखो पैसिव का एक और क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको वॉइस के दिए गए हैं इस बार और 3 क्वेश्चन आपको नरेशन के दिए गए हैं, तो इसलिए ये 2 पॉइंट तो आपको ध्यान से करने ही पड़ेंगे। बहुत ही इजी था ये तो, द बिल्डर इज बिल्डिंग द फ्लैट, तो द फ्लैट इज और आईएनजी है तो इसीलिए बीइंग, और बिल्ट हो जाता है ना, BUILT, बिल्ट बाय द बिल्डर, सिंपल, ओके। और ये जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि आप वो वर्ड बताइए जो कि बेस्ट एक्सप्रेस करता है मीनिंग, यानी आपको सिनोनिम बताना है। तो प्रीसिडेंस का मतलब होता है जो जरूरी है, जिसको हमें पहले देना है,
जिसे हमें क्या करना है, सबसे आगे रखना है। तो इसका करेक्ट वर्ड हो जाता है प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, कि आपको अर्जेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है इन इन एन एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर द जॉब क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर अ डिटेल रेज्यूम फॉर अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो आपको रेज्यूमे राइटिंग करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप बस रेज्यूमे बना करके आ जाओगे, इजीली हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये पेपर कोई इतना ज़्यादा टफ तो नहीं था, मीडियोकर था, मैं मीडियोकर कह सकता हूँ कि मीडियोकर पेपर था, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं था। हाँ, मैं ये भी कहूँगा बहुत ज़्यादा इजी नहीं है पेपर, क्योंकि आपको पता ही है कि राइटिंग वाला पोर्शन है। पर हाँ, बच्चा आराम से 25 to 30 तो स्कोर ले ही सकता है। इतना पेपर था कि आप 25 to 30 आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 7 से ही 10 मार्क्स है, तो वहाँ पर आप नोट मेकिंग, समरी और 5 क्वेश्चन वो वहाँ से 10 मार्क्स हो गए। देन अगर आपने प्रेसी पे वर्क कर रखा है तो प्रेसी के मार्क्स हो गए, प्लस आपके पास ये जितने भी थे, अगर आपको आर्टिकल आता है तो आप आर्टिकल को अच्छे से कर लेते। तो अगर ये 4 राइटिंग पोर्शन आप अच्छे से कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चन मिला करके आप आराम से 25 to 30 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। पर बात वहीं आ जाएगी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ताकि मैं उसको सॉल्व करवा सकूँ। बाकी आपके पास अगर मेरे लिए कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ है, तो प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और अच्छे से अपने वीडियोज़ को इंटरेक्टिव बना सकूँ। बाकी अब तक जितने भी हुए हैं क्वेश्चन पेपर, उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ मैंने बीसीआर का पूरा कोर्स भी ऑनलाइन अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसका भी मैं लिंक आराम से डाल दूंगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं इस क्वेश्चन पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।